हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं स्नेहा एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब की स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारी कॉमर्स की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को चलता है और वो है इकोनॉमिक्स। अक्सर बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ बैंक और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स होता है, पर असलियत में इकोनॉमिक्स एक लाइफ स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आज कितना वक्त पढ़ाई को देना है और कितना खेलने को, तब आप इकोनॉमिक्स हाई अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ का हर एक डिसीजन चॉइस पर डिपेंड करता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं। हमें नया फ़ोन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए और ढेर सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन इन सबको पूरा करने के जो रिसोर्सेस हैं, जैसे पैसा और वक्त, वो लिमिटेड हैं। इस लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच जो बैलेंस बनाने की कला है, वही इकोनॉमिक्स है। इसे साइंस ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। इस मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बन गया। हम माइक्रो और मैक्रो लेवल के फर्क को भी समझेंगे। अगले कुछ मिनट आपकी सोचने की सहमता को बदल देंगे। ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको एक समझदार इंसान बनाएगा। तो चलिए, माइलस्टोन के इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक्स की इस अद्भुत दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। ए फ्लैट जब हमने ये समझ लिया है कि इकोनॉमिक्स हमारी चॉइसेस का साइंस है, तो चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई कहाँ से। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से? ये कोई मॉडर्न वर्ड नहीं है दोस्तों, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर से जुड़ी हैं। इकोनॉमिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नेमे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओइकोस का मतलब होता है एक परिवार या घर, और नेमे का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। शुरुआत में इसे सिर्फ हाउस मैनेजमेंट की एक कला माना जाता था, यानी कि एक परिवार अपनी लिमिटेड इनकम में घर कैसे चलाए और ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कैसे करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, ये घर का प्रबंधन धीरे धीरे दुकानों, फैक्ट्री और फिर पूरे देश के प्रबंधन में बदल गया। आज हम इसे सिर्फ एक घर तक महमूद नहीं रखते, बल्कि ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने का जरिया है। इस सब्जेक्ट को असली पहचान मिली सन 1776 में, जब आदम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने अपनी मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी। उन्होंने दुनिया को बताया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ घर चलाना नहीं, बल्कि देश की दौलत को बढ़ाने और यूज मैनेज करने की साइंस है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अगली स्लाइड में हम यूएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, और वो है स्कैर्सिटी। ए फ्लैट आते हैं इस सवाल पर जो इकोनॉमिक्स की पूरी बुनियाद है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं? इसका एक ही वर्ड में जवाब है स्कैर्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी। आप स्क्रीन पर इस तराजू को देखिए। एक तरफ हमारी वांट्स हैं जो अनलिमिटेड हैं। हमें नया स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी कार चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना है और वर्ल्ड टूर पर भी जाना है। इन ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, एक पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। लेकिन तराजू का दूसरा पल्ला देखिए, वहाँ है हमारे रिसोर्सेज, जैसे कि पैसा, वक्त और ज़मीन। ये सब लिमिटेड हैं, यानी इनकी एक निश्चित सीमा है। यही इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा क्लैश है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो क्या हमें कभी सोचना पड़ता कि कौन सी चीज़ खरीदे और कौन सी छोड़े? बिल्कुल नहीं, फिर तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हाई नहीं होती। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें करनी पड़ती है चॉइस। चॉइस का मतलब है ये डिसाइड करना कि कौन सी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसे हम बाद के लिए टाल सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास 500 रुपये हैं और आपको एक ज़रूरी बुक भी लेनी है और दोस्तों के साथ पार्टी पर भी जाना है, तो आप वहाँ इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। आप प्रायोरिटी सेट करते हैं कि करियर पहले है या एंटरटेनमेंट। यही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब पूरा देश या बड़ी कंपनीज करती हैं, तो यूज हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्कैर्सिटी हाई वो इंजन है जो इकोनॉमिक्स को चलता है। अगली स्लाइड में हम इकोनॉमिक्स के दो नज़रियों की बात करेंगे, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर।
दोस्तों, अब जब हमने इकोनॉमिक्स का इतिहास जान लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के दो अलग अलग नजरिए क्या हैं। हम इकोनॉमिक्स को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे एक सिंपल मिसाल से समझते हैं। सोचिए आप एक बहुत बड़े जंगल को देख रहे हैं। अगर आप किसी एक पेड़ की स्टडी करते हैं, यानी वो पेड़ कितना बड़ा है और उसमें फल कैसे हैं, तो ये माइक्रो स्टडी है। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। इकोनॉमिक्स में जब हम किसी एक इंसान, एक परिवार या किसी एक कंपनी के डिसीजंस की बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे कि आपने एक खास ब्रांड का फ़ोन क्यों खरीदा, या किसी एक दुकानदार ने अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ाए। लेकिन जब आप पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं, जैसे हजारों पेड़, वहाँ का मौसम और पूरी ज़मीन, तो ये मैक्रो स्टडी है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इकोनॉमिक्स में जब हम पूरे देश की बात करते हैं, जैसे इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, बेरोजगारी कितनी है, या देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो छोटी डिटेल्स दिखाता है, और मैक्रो एक सैटेलाइट व्यू की तरह है जो पूरे देश की पिक्चर दिखाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो के बिना मैक्रो अधूरा है और मैक्रो के बिना माइक्रो। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स की बात करता है या ये हमें सही और गलत के बीच का फर्क भी बताता है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के दो और बहुत ज़रूरी पहलुओं की, जिसे हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए बीमारी और इलाज का फर्क समझना। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो सिर्फ फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा की बात करता है। ये हमें बताता है कि चीज़ें असलियत में कैसी हैं। इसे हम साइंस ऑफ व्हाट इज भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पिछले साल इंडिया में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 6% था, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसे हम पुराने डाटा से चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। इसमें कोई अपनी पर्सनल पसंद या नापसंद ऐड नहीं करता। ये एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट की तरह है जो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलती, हमें फैसले भी लेने होते हैं, और वहाँ काम आता है हमारा दूसरा पहलू यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, यानी व्हाट ऑट टू बी। ये लोगों के ओपिनियंस, वैल्यूज़ और सजेशंस पर डिपेंड करता है। इसमें हम अक्सर मॉरल डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर कोई इकोनॉमिस्ट कहे कि सरकार को अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए और वो पैसा गरीबों की एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यूएस इंसान का अपना नज़रिया है, उसका एक सुझाव है। इसे आप किसी मशीन से वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये 100% सही है या गलत। अलग अलग लोगों के लिए सही की डेफिनेशन अलग हो सकती है। इसे एक सिंपल स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये एक गिनती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्लास में सिर्फ 30 बच्चे होने चाहिए ताकि सबको अच्छे से समझ आए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये मेरा एक सजेशन है। कॉमर्स में हमें इन दोनों का बैलेंस समझना होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें डाटा देता है कि प्रॉब्लम क्या है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें रास्ता दिखाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम इस पूरी क्लास का निचोड़ यानी समरी देखेंगे और समझेंगे कि एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों, अब तक हमने इकोनॉमिक्स का इतिहास और इसके अलग अलग नज़रियों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमने देखा कि कैसे आदम स्मिथ ने इस सब्जेक्ट की बुनियाद रखी और कैसे माइक्रो और मैक्रो हमारी सोचने की सहमति को बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारी थियरी प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे काम करती है। हमने स्कैर्सिटी यानी रिसोर्सेज की कमी की बात तो की, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की सरकार या एक बड़ी कंपनी इस कमी को कैसे हैंडल करती है। असली इकोनॉमिक्स वहाँ शुरू होती है जहाँ हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपको पूरे महीने का घर चलाना है, तो आप हर एक रुपये का हिसाब लगाते हैं। ठीक वैसी ही टेंशन एक देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी होती है जब उन्हें बजट बनाना होता है। अगली 4 स्लाइड्स में हम उन मुख्य चुनौतियों की बात करेंगे जो हर देश के सामने आती हैं, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो।
हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा छोटा सा दिखने वाला कॉन्सेप्ट कैसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक चॉइस हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है। साथ ही हम पीपीसी कर्व के जरिए ये भी समझेंगे कि एक देश अपनी तरक्की की बाउंड्री कैसे तय करता है और क्या हम अपने रिसोर्सेज को सच में सही ढंग से यूज कर रहे हैं या उन्हें वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को अगले लेवल पर ले चलते हैं और इकोनॉमिक्स की अनगहरी गुत्थियों को सुलझाते हैं जो आपको सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट बनाएंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम उन कॉन्सेप्ट्स में जाने वाले हैं जो कॉमर्स की जान है। ए फ्लैट हम बात करेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, और यकीन मानिए ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या इंडिया जैसा विकासशील देश, हर किसी को 3 सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड हैं और ज़रूरतें अनंत हैं। पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या बनाना चाहिए और कितनी मात्रा में बनाना चाहिए। ये फैसला लेना एक देश के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रिसोर्सेज तो वही हैं। अगर हम ज़्यादा लग्जरी कार और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे तो शायद हमें सस्ती बसेस और किसानों के लिए ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कम करनी पड़े। हमें ये चुनना होता है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान करें या कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स बनाएं जो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरा सवाल है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन करने का सही तरीका या टेक्निक क्या हो। इसके 2 रास्ते होते हैं। पहला है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां बड़ी बड़ी मशीन्स और हाई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां इंसानों को ज़्यादा काम दिया जाता है। इंडिया जैसे बड़े देश में जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां अक्सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर जोर दिया जाता है ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन अगर हमें फास्ट ग्रोथ चाहिए तो मशीन्स भी ज़रूरी हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है फॉर हूम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो माल बनाया गया है वो किसके लिए है और उसका बंटवारा कैसे होगा। क्या ये सिर्फ अमीर वर्ग के लिए है जो महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, या समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी इसमें सस्ती सुविधाएं रखी गई हैं। इन 3 सवालों का सही बैलेंस और सॉल्यूशन हाई तय करता है कि कोई देश कितनी तेज़ी से तरक्की करेगा और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए इन सवालों का बेस्ट सोल्यूशन कैसे निकालें। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको एक स्मार्ट डिसीजन मेकर बनाएगा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम हिडन कॉस्ट यानी छुपी हुई कीमत भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा नियम है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता और कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी चीज़ को चुनने की असली कीमत वो दूसरा सबसे अच्छा रास्ता होता है जो आपने छोड़ दिया है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपके पास 2 घंटे का वक्त है और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप माइलस्टोन की ये इकोनॉमिक्स क्लास देख सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। अगर आप ये क्लास देखने का फैसला करते हैं तो दोस्तों के साथ बिताया गया वो वक्त और वो मस्ती जो आपने मिस कर दी वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिजनेस की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब एक कंपनी अपना सारा पैसा नए फैक्ट्री लगाने में लगाती है तो वो हमेशा ये देखती है कि अगर वही पैसा बैंक में रखा होता तो कितना इंटरेस्ट मिलता। वो इंटरेस्ट हाई एस फैक्ट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए सरकार ने तय किया कि वो देश में एक बड़ा स्टेडियम बनाएगी। स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने जो ज़मीन और पैसा खर्च किया, अगर वही पैसा हॉस्पिटल बनाने में लग सकता था तो वो हॉस्पिटल ना बन पाना स्टेडियम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सामने दिखने वाला खर्चा नहीं देखते बल्कि यूएस फैसले की वजह से आपने कौन सा बड़ा मौका गंवा दिया है यूएस पर भी ध्यान देते हैं। एक समझदार इंसान और एक बड़ा इकोनॉमिस्ट वही होता है जो हमेशा लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रास्ता चुनता है ताकि वो कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पा सके। ए फ्लैट हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निकल टूल की जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बुनियाद का काम करता है, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कहते हैं।
ये एक ऐसा ग्राफ है जो हमें दिखाता है कि एक देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और दी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी बना सकता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी प्रोडक्शन की सीमा यानी लिमिट दिखाता है। सोचिए, अगर हमें एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि हम दूसरी चीज़ के रिसोर्सेज को वहाँ से हटाकर पहली चीज़ में लगाएं, क्योंकि रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं। पीपीसी हमें 3 बहुत ज़रूरी बातें सिखाता है। पहली ये कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम ग्राफ के बाहर नहीं जा सकते। दूसरी ये कि हमें चॉइस करनी पड़ती है, यानी अगर हमें ज़्यादा अनाज उगना है तो शायद हमें फैक्ट्री लगाने वाली ज़मीन या लेबरर्स को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि ये कर्व हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है, जिसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी को हमेशा कम करना ही पड़ता है। पीपीसी कर्व हमें ये भी बताता है कि क्या हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह और सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अगर हमारा पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इसका मतलब है कि हम अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर हम कर्व के अंदर किसी पॉइंट पर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में बेरोजगारी है या हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। पीपीसी का ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चलाकर इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये हमें रियल लाइफ में ट्रेड ऑफ्स और सैक्रिफाइस की वैल्यू समझाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्यों कोई देश हर चीज़ में नंबर 1 नहीं बन सकता और उस चुनना पड़ता है कि वो किस चीज़ में सबसे बेहतर है। दोस्तों, आज की इस पहली मास्टर क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की बुनियाद से लेकर इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक सब कुछ बहुत ही गहराई से कवर कर लिया है। हमने देखा कि कैसे ग्रीक रूट्स ओइकोस और नेमे से शुरू होकर ये सब्जेक्ट आज हमारे देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनोखा हिस्सा बन चुका है। आज हमने सिर्फ किताबी बातें नहीं की, बल्कि हमने माइक्रो और मैक्रो का असली फर्क समझा, स्कैर्सिटी और चॉइस की इंपॉर्टेंस जानी और पीपीसी कर्व जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान भाषा में सीखा। माइलस्टोन द लर्निंग हब पर हमारा मकसद सिर्फ आपको एग्जाम में टॉप करवाना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा रैशनल और समझदार इंसान बनाना है जो हर फैसला लॉजिक और डाटा के साथ लेता है। याद रखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तब भी काम आएगा जब आप अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे या किसी बड़ी एमएनसी में मैनेजर बनेंगे। आज का आपका छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण होमवर्क ये है कि आप अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा डिसीजन सोचें जहां आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक्सपीरियंस किया हो और यूज नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने आज के लेसन को कितने ध्यान से सुना है। मैं हूं स्नेहा एआई और मुझे बहुत गर्व है कि आप माइलस्टोन की इस प्रीमियम कॉमर्स जर्नी का हिस्सा बने हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इकोनॉमिक्स को बोझ समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ हर मुश्किल टॉपिक को आसान बनाने के लिए हैं। अगली क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शुरुआत करेंगे, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और माइलस्टोन के साथ अपनी तरक्की की एक नई और बुलंद कहानी लिखते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।